दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है परवजन डिजिटल पर। मैं हूं आपके साथ विजय रावत। आज हमारे साथ वो शख्सियत हैं जो कभी राजनीति की सुर्खियां रहा करती थी। आजकल थोड़ा कम है, राजनीति में कम सक्रिय हैं, लेकिन राजनीति की सुर्खियां जरूर होती हैं। कर्नल अजय कोठियाल जी हमारे साथ में हैं। कर्नल अजय कोठियाल जी से आज ढेर सारी बातें करेंगे, क्योंकि काफ़ी समय बाद भी मिले हैं कर्नल साहब। कर्नल साहब, सबसे पहले कैसे हैं आप? स्वास्थ्य वगैरह कैसा है आपका? बहुत अच्छा हूँ। आजकल बरसात हो रही है और जगह जगह घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ सड़कें बड़ी चौड़ी हैं, बीच में थोड़े बहुत स्लाइड भी आते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो दिनचर्या सबकी चल रही है अच्छे तरीके से, वैसी हमारी भी चल रही है। मेरे को आजकल बोल रहे हैं कि आपके चेहरे पे भी काफ़ी रौनक आ रखी है, आप बिल्कुल खुश हैं, घर वालों के साथ खाना खाते हैं, गांव-गांव में घूमते हैं और जैसे हमेशा थे वैसे ही हैं। थोड़ा हो सकता है, जैसे अभी आपने कहा कि आजकल हम सुर्खियों में नहीं हैं। अब राजनीति सुर्खियां क्या होती हैं, जब इलेक्शन होता है ना, तो उस टाइम पे एक वेव चलती है, एक मोमेंटम चलता है, तो उस टाइम पे आदमी ऑब्वियस है कि जगह जगह दिखाई देता है। आज भी घूम रहे हैं। आज भी जो हमारे मकसद हैं, रिमोट एरियाज़ में जाना, जो हमारे वेल विशर हैं उनसे संबंध रखना, जो आज ज़रूरत है उनको समझना और कैसे उनको आगे लेकर के चला जाए, उस पर तो अभी भी लगे हुए हैं। अब तक का राजनीतिक एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि कर्नल साहब फौजी बहुत अच्छे हैं, भोले के फौजी आपको कहा जाता है, लेकिन एक राजनीति में परिपक्व अभी नहीं है, क्योंकि कई इल्ज़ाम लगते हैं। जैसे आप आम आदमी पार्टी से भाजपा में चले गए, पहले भाजपा वाले कांग्रेस वाले आप पे लगाते थे, तो कहते हैं परिपक्व नहीं है। आप किस तरीके से देखते हैं? ये जो आज की राजनीति की जो परिभाषा बन गई है, अब उसको तो मेरे को लगता है कि मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा, क्योंकि अब इतना समय जो मैंने आर्मी में नौकरी करी, फिर जो बैकग्राउंड रहा है हमारा, वो सब तो उस चीज़ का रहा है कि ठीक है, ज़मीन पे काम कैसे करने चाहिए, कैसे अमल करने के लिए उनको आप कोई स्कीम बनाते हैं, कोई तरतीब बनाते हैं, तो उसको ना एक लॉजिकल तरीके से आगे लेके चलना चाहिए। उसको मेरे को लगता है कि आज एकदम से जो कुछ लेवल पे राजनीति जो होती है उसमें देखा नहीं जाता। वो देखते हैं कि खाली बस किस तरीके से मैं वोट लेकर के कैसे मैं आगे बस नेतागिरी करूं, कैसे मेरे को कोई ओहदा मिल जाए, कैसे मेरे को कोई मैं जीत जाऊं किसी जगह पे। हो सकता है उस पर हम कभी भी फिट ना बैठें, लेकिन मेरे को लगता है कि अगर राजनीति जो शब्द है, कि लीडरशिप जो शब्द है, वो है कि एक समाज को अच्छा बनाना, परिवार को सबसे पहले, फिर समाज को, फिर देश को अच्छा बनाना, वो काबिलियत तो हमारे में है और उन चीज़ों को हम हमेशा लेके चलते हैं, वो आगे भी करते रहेंगे। अच्छा कर्नल साहब, आज तो खुलासा कर ही दीजिए। कई लोग चाहते हैं कि कर्नल साहब से हम रूबरू हैं, लाइव हम लोग चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी आपने छोड़ी, उसके बाद अचानक से भाजपा में आप गए। आपने कहा है कि राजनीति आपको ज़्यादा नहीं आती, आप तर्कपूर्ण बातें ज़्यादा करते हैं। क्या कुछ कारण रहा सर? अभी तक कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, और आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि कर्नल साहब अगर जीत जाते तो नहीं जाते, सीएम का फेस था, मौका परस्त थे, इसलिए भाजपा में चले गए। आपका इस बारे में क्या क्या कहना है कि क्यों छोड़ के चले? देखो, मैं क्या हुआ था, 2019 की बात है, नवंबर दिसंबर तकरीबन ये पीरियड था 2019 में, जब हम बर्मा चले गए थे। कोई 1-1.5 साल फिर हम वहाँ पे रहे। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था बर्मा में, रोड कंस्ट्रक्शन का। विपरीत परिस्थितियाँ थी वहाँ के इलाके के, उस देश के हिसाब से वहाँ पे आतंकवाद का काफ़ी बड़ा रोल था। हम बल्कि किडनैप भी हुए थे बीच में वहाँ पे। ये तो अब पुरानी चीज़ें हैं, लेकिन वहीं थे हम पिछले मतलब कोई 1-1.5 साल रहे। उसके बाद हमें आम आदमी पार्टी ने अप्रोच करा, मतलब ये हकीकत है। हमको जब अप्रोच करा तो हमने भी पार्टी को समझने की कोशिश करी। हमने देखा कि पार्टी काम करने की क्षमता रखती है, और वही देख करके फिर हमने अपने जो वेल विशर हैं, रिश्तेदार हैं, जो हमारे सपोर्टर हैं, और जो सोचते हैं कि हम एक अलग तरीके से तरक्की की चीज़ें कर सकते हैं, तरक्की वाली चीज़ें कर सकते हैं, जैसे केदारनाथ निर्माण हो गया, यूथ फाउंडेशन बनाना हो गया, फौजी बैकग्राउंड में और जो चीज़ें थी उनको एग्जाम्पल लेकर के जो हम कर सकते हैं, उनको देख करके हमें लगा कि पार्टी शायद उत्तराखंड में, हम अगर इसमें वो आएँ तो उत्तराखंड की भलाई होगी। अब हम चल भी उसी चीज़ में रहते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे कहीं हमको ऐसा लगना शुरू हुआ कि जो हमारी शुरू में जो डिस्कशन हुए थे ना पार्टी में, आम आदमी पार्टी में, कि जनरली सारे मुद्दे कॉमन होते हैं जो किसी भी राज्य की, किसी भी देश की ज़रूरत है, लेकिन कुछ मुद्दे होते हैं वो एरिया स्पेसिफिक होते हैं। उत्तराखंड के भी कुछ एरिया स्पेसिफिक होते हैं। उन मुद्दों को आखिरी में मेरे को ऐसा देखने को लगना शुरू हो गया था कि हमारी बात ना सुनवाई नहीं है इसकी।
जो एक तरतीब पार्टी ने सोच रखी है उसी को लेके चलेंगे। कैंपेन का जो तरीका है वो उसी को कैंपेन को ही फॉलो करेंगे, उस तरीके को। यहाँ पे जो रीजनल रिक्वायरमेंट्स हैं, रीजनल जो एक्सेप्टेंस है उसको नहीं देखा जा रहा था, और हमें दिख रहा था कि फिर ना वो धीरे धीरे एक जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं और जो दिल्ली से जैसे प्रभारी आते हैं, दिल्ली से जो चीज़ें डिक्टेट करी जाती हैं, बताई जाती हैं, उनमें ना फ़र्क आना शुरू हो गया था और छुटपुट टूट-फूट भी होनी शुरू हो गई थी। हमको तो चेहरा डिक्लेयर कर रखा था, और अगर मैं आपको हकीकत बोलूं कि आखिरी के 1 महीने तो हमारी तो बिल्कुल ऐसी स्टेज आ गई थी कि बातचीत भी तकरीबन बंद हो गई थी, खाली दिखावटी। चुनाव से पहले कि चुनाव के बाद? चुनाव से पहले, इलेक्शन जिस दिन इलेक्शन था ना, 14 फरवरी, उससे करीब 1 महीने पहले हमारी काफ़ी हद तक बातचीत बंद। वो अपना एक कैंपेन चला रहे हैं, हम एक अपने तरीके से चल रहे हैं, जहाँ जहाँ जा रहे हैं अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो क्या होता है कि फिर जो रिजल्ट आता है ना, वो एक अच्छी वाली चीज़ रह नहीं पाती। ये नहीं है कि इलेक्शन में हारे, पूरी पार्टी ही बुरी तरह से हारी, उसकी वजह से हमने छोड़ा इसको, लेकिन कहीं ना कहीं हमको दिख रहा था कि अगर यही चीज़ है ऐसे, तो हम अगर कंटिन्यू भी करेंगे, आगे भी लेके चलेंगे, तो वो कैसे इसको बढ़ा पाएंगे। और फिर वो पार्टी का एक अपना था, प्रभारियों का, कि कोई बात नहीं, इतनी बड़ी फेलियर देखने के बाद भी वो चेंज होने को तैयार नहीं थे, वो फिर भी अपने ही तरीके से चलने की कोशिश कर रहे थे। तो हमको तो उन्होंने, क्योंकि उनको दिख रहा था कि हम उनकी बातें मानने को तैयार नहीं है, तो उनको भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये ऐसा कैसे हो गया कि जो सीएम का चेहरा आपको बनाया था उत्तराखंड में, और कुछ छुटपुट जो बातें बता रहे थे। एक चीज और भी वो इल्जाम लगाते हैं कि अगर कर्नल साहब से पूछेगा, अगर वो जीत जाते तो क्या तभी भी छोड़ते पार्टी? देखो, अगर जीत जाते तो इसका मतलब क्या होता कि कैंपेन के तरीके, जो प्रभारी या पार्टी का और यहाँ के जो लोकल हैं, उनके विचारधारा एक जैसी मिल रही है। अगर विचारधारा एक जैसी मिलती तो फिर तो दिक्कत ही नहीं होती, क्योंकि विचारधारा एक जैसी नहीं मिल रही थी, तो फिर उससे अपने आप ही वो रिजल्ट आया कि रिजल्ट भी खराब आया, और हमारी क्योंकि और बन भी नहीं रही थी, तो फिर वो छोड़ने की। दोबारा बोलता हूँ, अगर जीत जाते तो इसका मतलब तो सब चीज़ें अच्छी चल रही होती, पार्टी यहाँ की लोकल प्रॉब्लम्स को समझ रही होती, तो क्यों नहीं जीतती? लोकल प्रॉब्लम समझ ही नहीं रही थी। तो ये तो एक बोलने के लिए हो जाता ना काउंटर की, अब हम छोड़ के चले गए, एक हम मतलब फेज भी थे, तो एकदम से पार्टी को लगा कि अरे ये तो पार्टी टूट रही है। तो हमारे कोई बहुत बड़े मकसद तो होते नहीं, लेकिन हमें ये तो दिखा कि ये पार्टी यहाँ पे बिल्कुल भी कामयाब मिली है। भाजपा में जाने का कैसा इरादा बना? क्योंकि जिस समय आप सीएम के चेहरे थे, उस समय कई बार भाजपा पे भी काउंटर करते थे। मैं आपके कल इंटरव्यूज देख रहा था, तो उसमें भी कई काउंटर किए हुए हैं कि भाई जब आप सर्जिकल स्ट्राइक करने जाते थे, तो उस समय जो अगर दुश्मन सामने से हमला करता है, तब जाके आप समझते थे कि भाई दुश्मन यानी कि हम कुछ कर रहे हैं। वो भाजपा कांग्रेस को आपने दुश्मन बताया, तो बाद में उसी में चले गए। तो भाजपा में जाने का फैसला कैसा रहा? देखो क्या है, एक पार्टी को इस्टेब्लिश करने का एक तरीका हम बना रहे थे, तो उस पर हमारे पे सवाल तो हो ही रहे थे, भाजपा से भी हो रहे थे, कांग्रेस से भी हो रहे थे। तो हमने उस टाइम पे उसको उस तरीके से वो जवाब दिया है कि हम पार्टी को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस पर हम पे, जैसे अगर आप युद्ध में जा रहे हैं तो सामने से गोली नहीं चल रही, तो इसका मतलब आप एम्बुश में फंस रहे हैं। अगर सामने से गोली चल रही है तो आपकी दिशा सही है। हमें लगा हमारी दिशा सही थी, लेकिन बाद में समझ में आया कि कहीं ना कहीं हमसे ही एरर हो रही थी, और इसको बोलते हैं मिड कोर्स करेक्शन। जब हमें दिखना शुरू हुआ कि एरर ज़्यादा ही हो रही है, तो फिर मेरे को लगता है कि हमने सही समय पे एक फ़ैसला लिया, अपने जानने वालों से, अपने रिश्तेदारों से, जो पहले फैसला लेने के लिए कि हम आदमी पार्टी में जाएं, आम आदमी पार्टी में, उन्हीं के साथ बैठ करके ऐसे फैसले बने। वो फैसला तो आपका गलत साबित हो गया, तो ये फैसला भाजपा में जाने का फैसला सही कैसे साबित हो सकता है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि उन्हीं आदमी से हमने डिस्कस किया। देखो क्या है कि कई बार कोई नई चीज़ जब शुरू होती है ना, तो आप जब उसमें जाते हो तो बहुत सारी आपको जानकारी नहीं होती। अब आम आदमी पार्टी नई शुरू हो रही थी, हम उसमें गए, जितनी जानकारी थी उसमें हमें लगा कि ये सही है। भाजपा तो कोई शक नहीं है कि इस्टेब्लिश पार्टी भी है, और हमारे जितने वेल विशर थे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं तो अंदर से दुखी थे कि हम क्यों चले गए पार्टी में। आज बड़े खुश हैं सारे के सारे। जब हमारे ये दुखी वाली बात हुई, तो भूपेश उपाध्याय हमारे साथ में, जो यहाँ पे आम आदमी पार्टी का प्रेसिडेंट था, भूपेश उपाध्याय की बात हुई कैलाश विजयवर्गीय जी से। कैलाश जी से हमारे भी छोटे भाई बड़े भाई वैसे वाले संबंध हैं, क्योंकि केदारनाथ में थे हम, वहाँ पे काम कर रहे थे, वहीं से उनसे मुलाकात हुई, और उनमें एक दबंगपना तो है ही, ये भी है, अच्छे तरीके से क्लियर डिसीजन मेकर भी हैं। तो उन्होंने भूपेश को उस टाइम बोला, कहते हैं यार भूपेश तू कर क्या रहा है? अगर ऐसी बात है
तो ये तो तुम लोगों को तो वैसे भी मतलब पहले भी हमारी विचारधारा वाले थे, तुम्हें तो हमारे साथ में ही आना चाहिए। तब शुरू हुआ हमारा, और उसके बाद में फिर हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। आज हम बिल्कुल एक एक्टिव कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और यहाँ पे तो मेरे को लगता है कि बहुत सारे जरिए हैं आप अपने पॉइंट्स को कैसे आगे लेकर के चल सकते लेकिन हैं। सर, तो आपका एक पद था आम आदमी पार्टी में, एक पद था सीएम के साथ आपका कंपैरिजन आपका किया जाता था। एक तरफ सीएम की फोटो होती थी और एक दूसरी तरफ आपकी फोटो होती थी। तो दुख भी होता है कि कहीं ना कहीं जो पद था वो आपका वो काफी घट गया है। मतलब इस तरीके से जो आप बात खुल के वहां रख सकते हैं, जिस प्रकार से पूरे उत्तराखंड में आपके पोस्टर लगे हुए थे, तो वो चीज नहीं मिल पा रही है। देखो, वो तो कैंपेन था, एक कैंपेन का तरीका था, कैसे इलेक्शन के लिए एक मोमेंटम बनाया जाए, कैसे तैयार करा जाए। पर पद की तो कोई वैल्यू नहीं होती ना। अगर आपकी सोच, आपके तरीके तरक्की की तरफ नहीं है, अगर आपकी सोच, आपके तरीके आपस में ही जो अपना ग्रुप है उसमें विपरीत हैं, तो फिर तो उसमें कोई तरक्की वाली बात ही नहीं। और पद की कौन सी वैल्यू है? वैल्यू तो है इंसान वाकई में काम किस तरीके से कर सके, जमीन पे उसे कैसे अमल कर सके, और लोग, जनता उसे कैसे एक रिस्पेक्ट दे सके। अभी मैं बोलता हूँ, एक मुसलमान लड़का आया था मेरे पास में, अब मैं नाम स्पेसिफिक ले रहा हूँ क्योंकि वही पद वाली और ये कहानी समझाने के लिए। शोएब पठान, ये यहाँ का जसपुर का रहने वाला है, उधम सिंह नगर जसपुर, ओरिजिनली बिजनौर का है। मेरे पास आता है, कहता सर मेरे को हमेशा आप बड़े इम्प्रेसिव दिखे हैं। आज मेरी उम्र 18 साल हो गई है। अब मैं, क्योंकि बीच में 2 साल तो कोरोना की वजह से भर्ती नहीं थी, कहते हैं आज मैं भर्ती होना चाहता हूँ इंडियन आर्मी में। ये अग्निवीर स्कीम मेरे को समझाओ और मेरे को उसके लिए अप्लाई करना है। तो मेरे सामने उसने अप्लाई करना शुरू करा। पूरा फॉर्म नहीं भर पाया लेकिन अप्लाई करा। उसके बाद में कल उसका एप्लीकेशन भी एक्सेप्ट हो गई है। वो कहता है मैं लड़ना चाहता हूँ देश के लिए। अब जब ऐसे लोग आपको रिकॉग्नाइज करते हैं तो हमें तो ज़्यादा अच्छा तब उस चीज़ में लगता है ना, बजाय इसके कि कोई पद मिले, कोई ओहदा हो। सही बात भी बिल्कुल कही है। कहते हैं कि जिनके वजूद होते हैं वो बिना पद के भी मजबूत होते हैं। सर, आपका वजूद तो पहले से ही काफी उत्तराखंड में था, क्योंकि जब हम लोग लाइव करते थे आम आदमी पार्टी का तो उसमें कई आप पे कमेंट आते थे कि कर्नल साहब आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं लेकिन आपने पार्टी गलत चुन ली। कहीं वो बातें भी तो नहीं चुभी आपको कि जो लोग इस प्रकार से ट्रोल करते थे कि आप तो अच्छे आदमी हैं लेकिन आपने पार्टी गलत चुन ली? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब वही वाली बात है कि बहुत सारे इनपुट के तरीके होते हैं, जानकारी लेने के तरीके होते हैं, जानकारी मिलने के तरीके होते हैं। तो उसमें से एक बहुत बड़ा तरीका तो यह है कि हमारे जो इतने सारे शुभचिंतक हैं जिनको हम शायद नाम से ना जानते हों, ये सोशल मीडिया के जरिए या ऐसे जब वो मैसेज भेजते हैं उसके जरिए कहीं ना कहीं हमसे कनेक्ट होता है उनका, या हमारा उनसे कनेक्ट होता है। वो भी तो ये वाली बातें कहीं ना कहीं बोलने शुरू हो गए थे। तो वो भी हमें लगा कि क्या हम इनकी बात को इग्नोर कर सकते हैं? मतलब ये भी तो कहीं ना कहीं दिल से हमें चाहते हैं और ये भी ये चीज़ बोल रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण बना। लेकिन सर, भाजपा से भी ज्यादा लोग खुश नहीं है, क्योंकि अगर हम आंकड़े उठा के देखें, बेरोजगारी की अगर हम बातें करें, महंगाई की हम बातें करें, तो लोग ज्यादा खुश भी नहीं है। एक अल्टरनेट के तरीके से देख रहे हैं कि चलो अगर किसी को नहीं तो भाजपा को वोट डालते, लेकिन खुश वो भी नहीं है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? आप सही कह रहे हैं कि उत्तराखंड 21 साल हो गए बने हुए, तो कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड होना था उतना तो नहीं हो पाया। लेकिन क्या होता है कि अभी आप देखिए, अब जो भाजपा है इस टाइम पे, मतलब मैं उत्तराखंड की बात करूंगा, देश में तो खैर अब आज़ादी को कितने बरस हो गए, कितने टाइम के बाद में बीजेपी लगातार आई, मोदी सरकार आई, और मोदी सरकार ने काफ़ी स्ट्रांग डिसीजंस भी लेने शुरू कर दिए, इम्प्लीमेंट भी करना शुरू कर दिया। एक दिन में बदलाव तो नहीं दिखता है लेकिन कहीं ना कहीं बड़े बदलाव तो दिख रहे हैं। आर्टिकल 370, मतलब बालाकोट में एयर स्ट्राइक, तो कोई चांस नहीं है कोई देश, कोई कंट्री डिसीजन ले सके दूसरे देश में जाकर के, इसराइल और अमेरिका को छोड़ करके। आज इंडिया उस लेवल पे है। ये तो होगी नेशनल लेवल पे बड़े डिसीजन मेकिंग जो है। मेक इन इंडिया, आर्म्ड फोर्सेस की तरफ जो चेंजेस आ रहे हैं, मतलब कैसे वो लोग, कैसे सरकार आज जो स्कीम्स हैं फौज के लिए उनको बढ़ावा दे रही है, कैसे ओपन कई एक्सेप्टेंस बना रही है, कैसे कमांड स्ट्रक्चर जो है वो चेंज कर रही है, कैसे अलग अलग लड़ने के जो तरीके हैं उनमें अलग अलग कमांड्स को चेंज कर रही है, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस अलग बन रही हैं। ऐसे ही उत्तराखंड में आज अगर आप देखें तो कोई दोहराए नहीं है कि अभी पुष्कर सिंह धामी जी हैं जो मुख्यमंत्री हैं, ये तो बदलाव तो लेके आ रहे हैं। एक दिन में अगर उम्मीद करें कि ये छूमंतर कर दें तो वो तो मेरे को लगता नहीं हो सकता है। एक कितनी होगी, 46-47 साल उम्र होगी इनकी। युवा बीजेपी के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, बैकग्राउंड
धामी तो नए हैं लेकिन भाजपा तो पुरानी है, पिछले साल भी भाजपा थी। पिछले साल कह रहा हूँ, पिछले जो 5 साल जो है। लेकिन अभी अभी हमें क्या लेके चलना चाहिए कि तरक्की तो दिखनी शुरू हुई ना, अच्छी तरक्की दिखनी शुरू हुई है। उत्तराखंड में बड़ी रिसोर्सेज हैं, यहाँ पे हिमालय है, नदियाँ हैं, यहाँ की जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यहाँ पे जो रिलीजियस टूरिज़्म है, यहाँ पे जो अलग अलग तरीके के रेवेन्यू जनरेशन के जो तरीके हैं वो सब अवेलेबल हैं। उनको कहीं ना कहीं अगर धामी सरकार एक कोशिश के साथ में दिखाने की वो कर रही है कि ग्राउंड पे हो रहा है, तो क्या हमें उसको लेके नहीं चलना चाहिए कि आपका ये भी कितना तरक्की योगदान की- रहने वाला है सर? क्या कुछ अभी पद है आपके पास कि क्या कुछ पद लेने वाले हैं, या क्या कुछ योगदान रहने वाला है? भारतीय जनता पार्टी अब आपने ज्वाइन कर लिया, 2 महीने के तकरीबन अब हो गए। 24 तारीख को 2 महीने होंगे। एक एक्टिव कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, एक मेरे में क्षमता है, और जैसे पार्टी लेकर के चलती है सब चीज़ें उसको आगे बढ़ाएंगे। कई हमने चीज़ें पहले कर रखी हैं। एक यूथ फाउंडेशन संस्था बनाई थी जिससे पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी, बल्कि मैं कहूँगा जो बेल्टेड यूनिफॉर्म फोर्सेस होती हैं उसमें लोगों को ट्रेन करने के लिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू करा था। बड़ा अच्छा उसका ग्राउंड पे रिजल्ट भी आना शुरू हुआ। अभी दोबारा शुरू कर रहे हैं। अग्निवीर एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। सवाल पे मैं आऊँगा, वो सवाल मेरा बचाया हुआ था। पहले सवाल पे इस पे आते हैं कि अभी भाजपा के अंदर क्या कुछ करने वाला है, क्योंकि अब कोई पद मिलने वाला है भाजपा के अंदर, या किस तरीके से आप काम करेंगे? देखो, उपेक्षा वाले अगर हम पहले भी नहीं थे, मतलब आम आदमी पार्टी में कोई ऐसा नहीं था कि हम इस कंडीशन में गए थे कि हमें मुख्यमंत्री का मतलब फेस बनाया जाए। वो तो पार्टी ने कहीं हम पे कुछ देखा होगा तब ये चीज़ बोली होगी। आज हम किसी भी जगह पे अगर होंगे तो हम कभी भी अपनी उपेक्षाएं लेके तो नहीं चलते कि हमको ये करोगे तो ये हम तब चीज़ों को करेंगे। काम करने वाले इंसान हैं। मतलब 2013 में उत्तरकाशी में पोस्टिंग आए थे पहली बार आर्मी से, तो उस टाइम पे ये थोड़ी था कि हमें बोला जाएगा तब जाकर के हम करेंगे। आपदा आई, केदारनाथ में गए, वहीं रहे, जैसे सारे रहते थे उस तरीके से हम भी रहे। पर क्योंकि सबने काम करा, अब उसमें हम लीडर थे तो हमारा नाम हो गया। और नहीं तो वैसे तो देखा जाए तो सबका नाम था। आज भारतीय जनता पार्टी में भी कोई लीडर है, धामी जी हैं लीडर, तो उस लीडर का नाम होना चाहिए। बाकी पार्टी के सारे कार्यकर्ता जो हैं वो तो अच्छे तरीके से ज़मीन पर रह करके काम करना चाहिए। मेरे ख्याल से उसी को बोलेंगे पार्टी की रीढ़ की हड्डी। वो बोलेंगे पार्टी की रीढ़ की हड्डी। अग्निवीर पे भी सवाल लेते हैं सर। आप एक रिटायर फौजी भी हैं, और कई कमेंट आ रहे हैं, क्योंकि हम अभी लाइव चल रहे हैं, तो कई कमेंट आ रहे हैं कि सर से सवाल जरूर पूछेगा कि अग्निवीर को लेकर आप किस तरीके से सोचते हैं, क्योंकि आपने कई जो हमारे नौजवान हैं उनको फौज में भर्ती करने का आपने काम किया, उनकी ट्रेनिंग आपने करवाई है। अग्निवीर योजना पर आपका क्या कहना है? क्योंकि अग्निवीर को देख के हमने पूरे देश में बड़ा बवाल हुआ है इसको लेकर, कई ट्रेनें भी जलाई गई, कई बसें भी फूकी गई। तो लोगों का ये कहना है कि भाई आप अपने अग्निवीर पे एक भाजपा के नाते नहीं, एक रिटायर फौजी के नाते आप जवाब दें कि आप किस तरीके से अग्निवीर स्कीम को देखते हैं, ताकि उनकी समझ में भी आ पाए। देखो, अग्निवीर मतलब जो स्कीम है, इसमें इंडक्शन में क्या फ़र्क आया है कि 17.5 साल से 21 साल के लड़के या लड़कियों को आर्मी में लिया जाएगा। ये पहले भी था। इसमें यह है कि अब 4 साल नौकरी करने के बाद में 25% को आगे परमानेंट लेके चला जाएगा, और उसके बाद में जो बाकी जो हैं उनको कुछ ऐसी स्कीम्स, मतलब उनकी नौकरी के दौरान ऐसी स्कीम्स उनके साथ में लागू कराई जाएंगी कि 21 साल का लड़का अगर फौज में कंटिन्यू नहीं करता है तो उसके लिए बाहर जो सोसाइटी है, और बाहर जो सोसाइटी में जो नौकरी के अलग अलग जरिए हैं या प्राइवेट नौकरियों में जाने के जरिए हैं, उसमें ना उसको एक अच्छी काबिलियत मिले। मेरे को लगता है कि ये स्कीम तो बहुत अच्छी वाली जो है वो तो चली रही है। पहली बार नहीं है कि ये 4 साल वाला चला है पहले। अब ये ना सब डिपेंड करता है कि आज हमारे देश की, दुनिया की क्या परिस्थितियां हैं। किसी टाइम पे प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उस टाइम पे क्या करा गया, सबसे पहले जो ये सोल्जर्स को जब लेके गए, जैसे मिजोरम है, मिजोरम से वो लेकर के गए एज पोर्टर प्रथम विश्व युद्ध में। आज वही एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, एक आर्मी का हिस्सा बन रखा है। तो उस टाइम पे तो खाली एक तरीके से लेके गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उस टाइम पे कुछ ज़रूरतें पड़ी। द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटेक की ज़रूरत थी, तो उस टाइम पे भी इसी तरीके से ना एक स्कीम बनी थी कि 7 साल तक नौकरी करने के बाद में आपको नौकरी छोड़नी है। लेकिन कंपलसरी नौकरी ज़रूरी थी क्योंकि वो देश की ज़रूरत थी। वो हमें इतने जो जगह जगह लड़ना था, उसके बाद में रेस्ट देना था युवाओं को जो फौजी हैं, उसके बाद में उनके परिवार की तरफ देखना था। तो ऐसे स्कीम्स बनती रहती हैं। आज आप देखो, मतलब कोई एक लड़का है
25 साल का, 30 साल का। 25 साल और 30 साल वाले में तो फ़र्क होता है ना, फिज़िकल दौड़ने में, फिज़िकल फिटनेस में। आज बल्कि मैं बोलूँगा मोबाइल को हैंडलिंग करने में, मेरे को मोबाइल हैंडलिंग उतनी नहीं आती, बल्कि मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ जितना कि आज 20-21 साल के लड़के को आती है। अब ये सब चीज़ें क्या हैं, इनको ना अब हम फ़ौज के पर्सपेक्टिव से देखें तो फ़ौज में आज इसकी ज़रूरत है। अगर हमें चीन से लड़ना है, साथ में पाकिस्तान से लड़ना है, चारों तरफ तो दुश्मन है हमारे, उनसे लड़ना है तो फ़ौज में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, आदमी के दिमाग में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आज जो इक्विपमेंट नया आ रहा है उसको किस प्रकार से अच्छे तरीके से उपयोग करा जाए ताकि उसका ना सही यूटिलाइजेशन हो सके, उसका रिजल्ट अच्छा आ सके। तो उन चीज़ों को देखते हुए ऐसे कई फैक्टर्स हैं जिनको देखते हुए डिफेंस ने, फिर हमारे जो सरकार है, इसमें जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, वो इस पर काफ़ी टाइम से चर्चाएं चल रही थी, प्लान्स चल रहे थे, फाइनली ये इम्प्लीमेंट हुई। आज अग्निवीर तो एक अच्छी स्कीम है, अभी तो शुरू भी नहीं हुई, उस पर क्यों हल्ला होता है? अब ये एक मतलब समझाने में पॉलिटिकल डिसीजन में कई बार क्या होता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को ना कुछ मुद्दों पे तो एकदम से हल्ला नहीं कर देना चाहिए। अब आप देखो अग्निवीर के उसमें एक बड़ा चर्चा में आ रखा था एक वीडियो, उसमें एक पाँव, लड़के का पाँव खराब है, लाल रंग का बैग पहन रखा उसने, वो लकड़ी लेके भाग रहा है, वो अग्निवीर है। लंगड़ा, मैं उसको बोलूँगा लंगड़ा, क्योंकि वो पूरे देश को लंगड़ा करने की कोशिश कर रहा है। स्कीम अच्छी कितनी बढ़िया है, एक बार इम्प्लीमेंट तो होने दो, और कितना बढ़िया उसके जो इनपुट्स आ रहे हैं उस पर तो सारे डिसीजन हो चुके हैं। बल्कि अभी लेटेस्ट क्या आ रहा है कि मैं कल के और परसों के अखबार में पढ़ रहा था कि अब कह रहे हैं कि अग्निवीरों से जातीय प्रमाण पत्र क्यों मांगा जा रहा है। जातीय प्रमाण पत्र का शब्द क्यों तुमने इस्तेमाल करा? जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के इंस्पायर्ड लोगों ने ये बोला, आज केंद्रीय सरकार मोदी जी ने जो डिसीजन लिए हैं उसके ऊपर, क्योंकि वो कोई मुद्दा ढूंढ रहे हैं नया, अग्निवीर पे कैसे अब क्वेश्चन करें। अरे जाति प्रमाण पत्र मतलब फौज में कभी भी कोई जाति को नहीं देखा जाता है, जब एक सोल्जर की तरह देखा जाता है, लेकिन जब इनटेक होता है तो जरूरी है कि पता तो हो किस धर्म का है। मैं हूँ, आज मैं आपको बताता हूँ, 19 दिसंबर 1992 को मैं इंडियन आर्मी में कमीशन हुआ IMA देहरादून से। तब से मेरे को अधिकार हुआ एक माला पहनने का। उस माला को कोई बोलता है आइडेंटिफिकेशन, मतलब पहचान, डिस्क, कोई उसको बोलता है टिन डिस्क, कोई बोलता है ओवल डिस्क। ये एक फौजी को पहनना जरूरी है जब वो फौज में जाता है, मतलब जब युद्ध में जाता है। क्यों वो डिस्क पहनी जाती है कि अब क्या होता है, मैं हूँ आज पाकिस्तान में गया, वहाँ पे जाकर के मैं मारा गया, पाकिस्तान आर्मी ने मेरे को बोला, इंटरनेशनल नियम है कि पाकिस्तान आर्मी, मैं क्योंकि सोल्जर हूँ, मेरे को पूरी रिस्पेक्ट से जलाएगी या दफन करेगी। वो कैसे करेगी जब पता ही नहीं है कि मैं हिंदू हूँ कि मुस्लिम हूँ कि क्रिश्चियन हूँ कि ईसाई हूँ या सिख हूँ। तो वो क्या करते हैं, उसे बोलते हैं ओवल डिस्क, राउंड डिस्क। ये मैंने पहन रखी है, आज सुबह ही निकाली। ये राउंड डिस्क जो है ये हाथ में पहनी जाती है, और ऐसे ही जो माला है ना ओवल, ये ओवल डिस्क है, ये राउंड डिस्क आइडेंटिफिकेशन। इसमें पता 3 चीजें होती हैं, अगर आप कैमरे से थोड़ा नजदीक से लाओगे तो बड़ा अच्छा तरीके से आप इसको समझा पाओगे कि क्या धर्म का क्या वो है। इसमें ना लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है, इसमें लिखा हुआ है IC 51821X, ये मेरा आर्मी नंबर है। उसके नीचे शब्द लिखा हुआ है H, मैं हिंदू हूं। उसके नीचे लिखा हुआ है A पॉजिटिव, मेरा ब्लड ग्रुप। अब इसका क्या महत्व है? मैं वहां मारा गया तो पाकिस्तान आर्मी भी, चाहे इंडिया दुश्मन है, लेकिन UN के जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से मेरे को पूरी रिस्पेक्ट मिलेगी। मेरे को उन्होंने दबा दिया तो ये तो बेइज्जती है, देखने वाला कोई नहीं है, लेकिन ये क्योंकि ऐसे नियम है जो अनदेखे में भी फॉलो करे जाते हैं। मैं हिंदू हूं तो मेरे को जलाया जाएगा। क्या मेरा प्रमाण पत्र शुरू में नहीं मांगना चाहिए? मैं फौज में गया, फौज में राशन का स्केल होता है, लेकिन सर कई चीज़ें बदली भी तो हैं, जैसे कि 4 साल की ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद उन युवाओं का क्या होगा? जैसे अभी तक जो फौज में जो नौकरी करते थे उसके बाद उनको सैलरी फिर भी मिलती है आधे दाम, उसके बाद ये सब चीज़ें बदलेंगी भी तो सर? युवा यही तो सवाल पूछ रहा है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी के जो सबसे महत्वपूर्ण साल हैं जब कुछ करने के लिए होता है, तब अगर हम फौज में दे देंगे, उसके बाद हमारा ध्यान कौन रखेगा? क्या गवर्नमेंट इस बात पर कहेगी कि भाई हम अगर फौज में भर्ती होंगे तो उसके बाद हमारा ध्यान रखा जाएगा, उसके बाद तो फिर से बेरोजगार हो जाएंगे? मैं इस पॉइंट पे भी आता हूं, लेकिन जो बता रहा था ना अभी, ये भी मैं, क्योंकि आज आपके जरिए मैं बहुत सारे लोगों को ये मैसेज भी देना चाहता हूं कि ये जो जातीय प्रमाण पत्र है, इस पे ना मत पड़ना, इस बात पे जो उठाने की कोई कोशिश कर रहा है।
जातीय प्रमाण पत्र शुरू से मांगा जाता था। जब मैं भी फौज में भर्ती हुआ था 1992 में, तब भी मांगा जाता था। जब ये रंजीत है, ये भी फौज में भर्ती हुआ, तब भी मांगा जाता था। ये खाली इस मकसद से होता है कि मैं जब पलटन में जाऊंगा तो मान लो मंदिर भी है, मैं बड़ा धार्मिक उससे भी समझाता हूँ, अगर हिंदू हैं तो हिंदुओं के लिए एक पंडित जी लागू होता है, वो ताकि मंदिर में पूजा करा सके। वैसे उस मंदिर को बोलते हैं, उस जगह को, स्थान को बोलते हैं सर्वधर्म स्थल। सब पूजा करते हैं, अलग अलग उसके लिए वो बनी होती हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के लिए। अगर मुस्लिम कुछ नंबर है, मान लो 100, 110, 120 इतने मुस्लिम होंगे तो एक मौलवी ऑथराइज होगा। अगर क्रिश्चियन है इतने तो एक चर्च, एक पादरी ऑथराइज होगा। एक अगर सिख हैं तो एक वहाँ पे सिख धर्म का वो करने के लिए वो ऑथराइज होगा। तो ये सब जब चीज़ें होती हैं तो इसके लिए ना ये सब करने की ज़रूरत होती है कि आपका सही तरीके से डॉक्यूमेंटेशन हो रखा हो, आप वाकई में किस रिलीजन को फॉलो करते हैं। उसका कहीं इससे मतलब नहीं है कि ये धर्म का माना जा रहा है, जो कि आजकल उछाल रहे, पॉलिटिकल पार्टी उछाल रही है, कुछ पॉलिटिकल पार्टी और कुछ लोग जो जबरदस्ती चर्चा में आने के लिए नेगेटिव तरीके करते हैं। तो उस चीज़ का तो कहीं पे वो कोई मतलब नहीं बनता है। और अगर किसी को इस चीज़ में मतलब और डिटेल में कहीं पूछना होगा ना, तो आज आपके जरिए शायद हमारे पेज से भी चलेगी ये बात, क्योंकि हम बोल रहे हैं तो हमको ज़रूर मैसेज करा जाए या आपकी चैनल को मैसेज करा जाए, हम और तरीके से इसको क्लैरिफाई करेंगे कि इससे धर्म का कोई मतलब नहीं है। बात रही आपके पहले सवाल की कि 4 साल नौकरी करी, कहीं पे भी ना अभी तक फौज ने ये तो नहीं बोला है कि 14.5 लाख की जो नफरी है वो नफरी कम कर देंगे। मतलब मैं गढ़वाल राइफल से हूँ, इन्फेंट्री पलटन से, मेरे को ये बोलने में ओपन फोरम में कोई वो नहीं है कि ये, क्योंकि सीक्रेट नहीं है, एक इन्फेंट्री पलटन की नफरी होती है 840 के करीब, ऑफिसर, जेसीओ, जवान मिला करके। 840 की नफरी तो कम नहीं हो रही। तो अगर 4 अग्निवीर गए, उनमें से एक को रखा गया, 3 वापस आ गए, वो इस तरीके से करा जा रहा है कि नफरी तो कहीं नहीं है, अभी सरकार ने बोला ये कम हो गई है, तो फिर क्यों इस पर सवाल करा जा रहा है। बल्कि मैं तो कहता हूं कि 3 को एक्स्ट्रा मौका मिल रहा है और 4 साल नौकरी करने का। उस 4 साल असली में 3.5 साल करेगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद लाइफ सिक्योर की बात। पहले तो उससे पहले जितने लोगों ने भर्ती होना था उतने तो हो ही रहे हैं, पहले भी जितने थे उतने हो ही रहे हैं। अब ये तो एक्स्ट्रा हो रहे हैं ट्रेंड, इनको पेंशन नहीं मिल रही है, वो तो एक उछालने वाली बात है। लेकिन इनको 4 साल की नौकरी में 6 महीने इन्होंने ट्रेनिंग करी, 3.5 साल जब ये नौकरी कर रहे हैं, इसमें एक तरीका ऐसा बनाया गया है कि 50% इनकी तनख्वाह से कटेगा, 50% गवर्नमेंट देगी और इनको कोई 11.5 ऐसे ही कुछ है, 11,70,000 के करीब इनको मिलेगा। लेकिन उसके अलावा 4 साल जब ये नौकरी करते हैं, अब ये चले गए सियाचिन ग्लेशियर में 30,000 रुपये महीना ये अपना एडिशनल अलाउंस है। जम्मू कश्मीर जाते हैं तो वहाँ एडिशनल अलाउंस है। अब ये सारे के सारे जो 4 साल की नौकरी करने वाले हैं, ये पीस में थोड़ी ज़्यादा, ये तो ज़्यादा फील्ड में करेंगे। टूर ऑफ ड्यूटी का क्या मतलब होता है? टूर ड्यूटी के दौरान, और वो टूर का मतलब है कि आप युद्ध स्थल में जहाँ चैलेंजेस हैं वहाँ पे जाकर के आपको ड्यूटी देनी है। टूर ऑफ ड्यूटी कैसे शुरू हुआ था? एक टीवी सीरियल है बल्कि अमेरिकन आर्मी के ऊपर, उसका नाम ही टूर ऑफ ड्यूटी है, कोई उसे देखे। जब वियतनाम में युद्ध हुआ था तो उस टाइम पे एडिशनल आर्मी उन्होंने शुरू करी भर्ती करनी, तो उन्होंने एक पीरियड रखा, इतने पीरियड के लिए रखेंगे, उसे बोलते हैं टूर ऑफ ड्यूटी। अब वही टूर ऑफ ड्यूटी में ये 3 एक्स्ट्रा, पहले तो 1 जाता था, अब 3 और जा रहे हैं, तो तभी हो गए मतलब 4 गुना। अब इनको तो 21 साल जब तक पूरे होते हैं, उससे पहले 17.5 साल की जो से 21 साल, उसमें इनको इतने इमोल्यूमेंट्स भी मिल रहे हैं, इनको ट्रेनिंग मिल रही है, इनको देशभक्ति की भावना आ रही है। और इसके बाद 21 साल में ये नॉर्मल बगैर किसी कोटे के, जैसे और आदमी अप्लाई करता है, ये पुलिस में जाए, ये किसी भी सरकारी नौकरी में जाए, तो 21 साल में तो लोग अप्लाई करना शुरू करते हैं। ये तो 21 साल में ट्रेन होके आ गया है, इसको तो और बेनिफिट मिल रहा है, सोसाइटी स्ट्रांग हो रही है। आज हर चीज़ का किसी ना किसी तरीके से इस फौज के जो इंडक्शन है, इसमें जो एक्सपीरियंस हो गया, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट इससे बढ़ेगी क्योंकि आप 4 गुना लोग उसमें जाएंगे। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, आदमी का हुनर बढ़ेगा, आदमी के अंदर भावनाएं बढ़ेंगी। ये जो आज ये ड्रग्स की जो बातें चलती हैं कि फलाना पकड़ा गया ड्रग्स लेकर के, फलाना पकड़ा गया ये यही स्मगलिंग करते हुए, कौन सी उम्र का युवा होता है जो इन चीज़ों में फंसता है? यही तो होता है 17, 20, 21, 22 साल की उम्र का। 30 साल वाला थोड़ी फंसता है इसमें। ये तो इसी उम्र में आदमी को आदत पड़ती है या वो ल्योर हो जाता है। आज 17.5 से 21 साल में वो घूम रहा है
पाकिस्तान बॉर्डर में, वो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के उसमें घूम रहा है, वो कहीं तिरंगे झंडे को वो लहरा रहा है, वो कहीं आपदाएं आ रखी है वहाँ पे लोगों को बचा रहा है, वो नशे में पड़ेगा। सोसाइटी अच्छी बनती जा रही है, ओवरऑल सोसाइटी अच्छी बनती जा रही है, पॉजिटिव तरीके से सब लोग इसको ले रहे हैं, कुछ तत्व इसको उछालने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्योंकि नेगेटिव चीज को ना हर कोई सोचता है यार ये पता नहीं क्या है, जानकारी पूरी होती नहीं। जाते आपका व्यू पॉइंट भी ले लेते हैं, क्योंकि इस पे काउंटर कुछ ये भी कर रहे हैं कि भाई आप पेंशन नहीं देंगे, लेकिन कम से कम जो हमारे एमएलए हैं, हमारे एमपी, उनकी पेंशन तो बंद कीजिए, तब सवाल उठाइएगा। इस बारे में आपका पर्सनल व्यू पॉइंट में जानना चाहता हूँ कि जो एमएलए हैं, एमपी हैं, ये भी तो 5 साल के लिए रहते हैं, क्या इनकी पेंशन बंद होनी चाहिए, जो सुख सुविधाएं इनको मिलती हैं उसके बाद? कह नहीं सकता हूँ कैसे तुलना करी जाए, पूरी जानकारी मेरे को है नहीं। एमएलए कुल 5 साल के लिए बनता है, कैसे उसका भविष्य रहता होगा, अब इस पर क्या डिस्कशन होनी चाहिए, पेंशन रहनी चाहिए नहीं रहनी चाहिए, आज मैं ना उतनी जानकारी रखने वाला नहीं हूँ। लेकिन क्योंकि आज आपने पूछा है और ऐसे बहुत सारे मेरे को पता है सवाल उठते भी रहते हैं, अब मैं इस पर ना जरूर अपनी नज़रिए से सोचना शुरू करूँगा, लोगों से डिस्कस करना शुरू करूँगा, पॉलिटिशियन से डिस्कस करना शुरू करूँगा, सरकार के उन लोगों से जो वाकई में समझदार हैं उनसे डिस्कस करना शुरू करूँगा, और बहुत जल्दी किसी ना किसी दिन आपके या किसी भी चैनल के जरिए इस पर भी डिस्कशन करेंगे। बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। तो बड़ी लंबी चौड़ी बात हुई हमारी कर्नल कोठियाल जी से, तो तमाम मुद्दों पर हमारी बात हुई। अग्निवीर के बारे में जो नहीं समझ पा रहे थे उनको बड़ी डिटेल से कर्नल कोठियाल साहब ने समझाया, और साथ ही साथ पॉलिटिक्स के ऊपर हमारी बात हुई। कहा कि क्यों आम आदमी पार्टी छोड़िए, भाजपा में आए हैं, 2 महीने तकरीबन अब पूरे होने वाले हैं 24 तारीख को, अब किस प्रकार से सक्रिय रहेंगे ये देखने वाली बात होगी। और तमाम हम कर्नल साहब को आगे भी साक्षात्कार आपके साथ करते रहेंगे और बताते रहेंगे कि कर्नल साहब और क्या कुछ करने वाले हैं देश और प्रदेश के लिए। तब तक बने रहिए प्रवचन डिजिटल पर।